गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का नया चैप्टर वाक्य के भेद का आज हम वाक्य की परिभाषा एवं उसके घटक का होता है अंग, इसको लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। देखो, चूंकि मैं वाक्य की परिभाषा को आप लोग को यहाँ लिख दिया हूँ, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अभिष्ट आशय पूरी तरह संपूर्ण हो। अभिष्ट का मतलब संपूर्ण रूप से किसी एक अर्थ मतलब सार्थक अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, इसको भी हम देख लें। तो वाक्य है किसी भी भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई होती है। ठीक है, वाक्य क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, यह वाक्य की दूसरी परिभाषा के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक भाषा जब हम कहते हैं उसका सबसे छोटी इकाई को हम क्या वाक्य कहते हैं। हम अपने मन के भाव और विचारों को जब दूसरों को व्यक्त करते हैं तब भी हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, या वाक्य की सहायता से ही ना हम अपने मन की बातों और भावों को समझा पाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वाक्य के बोलने या लिखने के आशय का बोध होता है, जिससे इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जब वाक्य सार्थक कब होगा? तो वाक्य सार्थक तब होगा जब शब्दों का व्यवस्थित समूह हो। जब शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा तब ही वाक्य सार्थक होगा। और दूसरा में हम क्या कह सकते हैं? जो समूह होगा उसका पूरा पूरा अर्थ अब ये दोनों क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब एक सूत्र में बंधा हुआ। जैसे हम यहां उदाहरण लिख रहे हैं, राम खाएगा है कल। एक अब शब्द लिख लिया, क्या व्यवस्थित समूह है? राम खाएगा है कल। कैसा लग रहा है सुनने में? बहुत ही अटपटा लग रहा है। तो ये व्यवस्थित नहीं है, अतः ये गलत है, यह वाक्य नहीं कह सकते इसको। हम क्या करेंगे? राम कल खाएगा, है को नहीं भी लिख सकते हो, या खाया था कर सकते हो। ठीक है, राम कल खाएगा। जब हम लिखेंगे राम कल खाएगा, ये हम जो व्यवस्थित किए, सभी शब्दों को हम क्या किए? व्यवस्थित किए, तो यही हुआ हमारा वाक्य। ठीक है, दूसरा में क्या है? देखो, समूह का पूरा पूरा अर्थ होना चाहिए। राम कल क्या? हम अगर लिख देंगे राम कल करके छोड़ दिए, क्या पूरा अर्थ हुआ? नहीं हुआ। कल क्या खाएगा? ना सोएगा, ना कहीं घूमने जाएगा, क्या करेगा? ना पढ़ेगा, ना विद्यालय जाएगा, क्या करेगा? किसी अर्थ मतलब क्या होना हो रहा है? वहां पर पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वह भी वाक्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समूह का पूरा पूरा अर्थ होना चाहिए। ये जो हम लिखे इसका पूरा अर्थ होना चाहिए, जिससे हम बोले और जो सामने वाला व्यक्ति है वह समझ पाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वाक्य की विशेषता को हम देख लेते हैं कि वाक्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हम देखो क्या करते हैं, वाक्य की विशेषता को देख लेते हैं। वाक्य की विशेषता में पहला विशेषता है, आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें प्रयुक्त पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब मैं इसकी परिभाषा बताया था तो वहां एक उदाहरण दिया था ना, राम कल खाएगा, ये एक उदाहरण दिया था, और दूसरा बताया था राम कल, ये दो उदाहरण दिया था ना। तो जो राम कल ये क्या है? अधूरा है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे, राम कल खाना खाया था, या राम कल खाना खाएगा। ये चीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, पहला विशेषता है। दूसरा क्या है? देखो, वाक्यों के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में आना अत्यंत आवश्यक है। वाक्यों का सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम क्या है? हम जैसे बता दिए थे, मैं कल गया कलकत्ता था। देखो, ये उचित क्रम में नहीं है। मैं कल यहां तक उचित क्रम में है, गया कलकत्ता था, ये उचित क्रम में वाक्य नहीं है। अतः इसको हमको उचित क्रम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कल कलकत्ता गया था,
ये हुआ उचित क्रम में, है ना। तो ये उचित क्रम में वाक्य का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उचित क्रम में नहीं होगा तो वाक्य का अर्थ अधूरा रहेगा। तीसरा में देखो क्या है, बोलने या लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता का होना आवश्यक है। वाक्य सिर्फ हम लिख कर ही नहीं करते हैं, हम बोलकर भी वाक्य का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलकर वाक्य का प्रयोग करते हैं या लिख कर भी जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसमें निकटता होनी चाहिए। निकटता का अर्थ होता है एक के बाद दूसरा जो अर्थ है उसमें उसके अंदर निकटता होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर हम एक लाइन डालकर कर देते हैं, निकटता का अर्थ हुआ जैसे यहाँ पर देखो मैं कल, इस यही उदाहरण को हम ले लेते हैं, मैं कल, ये क्या है, कल, मैं के बाद कल की निकटता है, कल के बाद कलकत्ता की निकटता है, कलकत्ता के बाद गया की निकटता है, गया के बाद था की निकटता। तो ये अर्थात कहने का हुआ जब हम बोलेंगे या लिखेंगे तो वाक्यों में निकटता का जरूर हम प्रयोग, मैं, था, गया, कलकत्ता, कल, ऐसा हम नहीं करेंगे। एक सीक्वेंस में हम उसकी निकट को जो जो शब्द होंगे एक के बाद एक को निकट सजाकर लिखेंगे, तभी वो एक सार्थक वाक्य का हम सार्थक वाक्य बोल या लिख सकते हैं। अंतिम क्या है, देखो चौथा विशेषता क्या है, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष तथा कारक में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम वाक्य करेंगे तो कर्ता का कर्म के साथ, कर्म का क्रिया के साथ, क्रिया का लिंग के साथ, वचन का पुरुष तथा कारक में सभी के साथ आपस में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सब का मेल नहीं होगा तो वाक्य क्या होगा, सार्थक पूरा नहीं होगा, वह वाक्य अधूरा रह जाएगा। कैसे अधूरा रह जाएगा, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण को देख सकते हैं, बोल रहे हैं कर्म, कर्म और क्रिया। कर्ता को पहले लेते हैं, मैं खेल कल रहा था क्रिकेट, ये एक हम वाक्य बनाए। तो यहां मैं कौन है, करता है ना। क्रिया क्या है, खेलना, ठीक है। कल क्या है, समय, है ना, अर्थात जानते ही हो टेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में वे। अच्छा, मैं यहां पर एक पुरुष है या स्त्रीलिंग है, तो खेल रहा था है, यहाँ रहा था है तो जाहिर तौर पर पुल्लिंग है। और क्रिया, उसके बाद पुरुष हो गया। और वचन क्या है, मैं एक वचन है या बहुवचन, आप लोग जानते ही, तो क्लास 5-6 में हम लोग पढ़े। तो ये सारी चीजों का निकटता आपस में ये लोग मिले हुए हैं। देखो मैं इसको कैसे मिले लिख देता हूं, ये वाक्य में चूंकि मिले हुए नहीं है, मैं लिख रहा हूं मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर देखो कर्ता क्रिया जो भी है, कर्ता क्रिया कर्म या संज्ञा वचन जितने सारे हैं सब क्या है, आपस में मिले हुए हैं। अगर यहाँ पर दूसरे उदाहरण में जाए, जो पहला उदाहरण दिया यहाँ पर मिले हुए नहीं है, जब ये मिले हुए नहीं है तो ये क्या सार्थक वाक्य नहीं है। पर दूसरा वाक्य में ये जो दूसरा वाक्य, इसलिए ये सारे क्या हुए, मिले हुए हैं, अर्थात यह सार्थक वाक्य है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और जानते हैं वाक्य के घटक या अंग। चूंकि वाक्य के मूल रूप से दो घटक होते हैं या अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो हम देखते हैं वाक्य के घटक या अंग। वाक्य के घटक या अंग किसे कहते हैं, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे हम वाक्य के घटक कहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, जिन क्या लिखा है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे हम वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के घटक दो तरह के होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, है ना। यहाँ प्रकार लिख दे रहा हूं, तो इसके दो प्रकार हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। और दूसरा है विधेय, ठीक है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। तो पहले हम उद्देश्य को देख लेते हैं।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? तो अब देखो विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य में विधेय उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आया? इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा भी आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखो यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं, राम ने बाजार से फल लाए। राम ने बाजार से, यहां पर उदाहरण है ना, यहां भी उदाहरण, राम ने बाजार से फल लाए। जो उदाहरण में देखो आप लोग क्या देख पा रहे हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर क्या है? राम। क्यों? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा है, या वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है ना। तो राम के बारे में जब कहा जा रहा है तो राम क्या है? यहाँ पर राम क्या है? यहाँ राम के बारे में जो कहा जाता है कि राम ने बाजार से क्या लाया, तो राम ने बाजार से फल, तो राम के बारे में कहा जाता है। ये बाजार, राम क्या है? उद्देश्य है। राम हुआ उद्देश्य, और बाकी सब क्या हुआ? विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा है। ये सारा वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्या हुआ? बाजार से फल लाए, ये यहां से यहां तक क्या हुआ? विधेय हुआ। क्लियर? तो राम उद्देश्य हुआ, ये वाक्य में ये बाजार से फल लाए, ये क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और वाक्य के भेद को भी जानते हैं। तो वाक्य के जो भेद है, वाक्य के भेद को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो आप लोग क्या करो, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो और इसे अच्छी तरह समझो। उद्देश्य और विधेय को भली भांति समझो, क्योंकि जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उद्देश्य और विधेय को जानना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वाक्य के भेद, ठीक है, जो हमारा मूल विषय है, चैप्टर का नाम है वाक्य के भेद। हम वाक्य के भेद को लेकर आएंगे, जिसमें क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद भाग है, उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।